So good afternoon everyone. My name is Akash Kulial. I am a computer financial accounting expert, MS Office and Advanced Digital Trainer. And today we are going to learn about lesson number 3, account receivables and account payables. Account receivables and account payables जो lesson है इसके अंदर टैली में जो NIPS प्रोजेक्ट के अंदर lesson number 3 का पार्ट है. इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है स्पेशली ये डिफाइन करने के लिए कि कैसे हम अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट पेबल्स की रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जिसके बारे में थ्योरी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल्स क्या होता है. उसमें हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बिजनेस के लिए सप्लायर कौन होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज या दोनों के दोनों सप्लाई करता है ऑन क्रेडिट बेसिस या फिर बाय कैश और काइंड, उसको बोलते हैं सप्लायर. एंड जिस बिजनेस को या फिर किसी कस्टमर को अगर हम वही गुड्स या सर्विसेज मार्जिन ऐड करके सप्लाई करते हैं या दोनों के दोनों गुड्स एंड सर्विसेज दोनों सप्लाई करते हैं बाय कैश और काइंड या फिर क्रेडिट बेसिस में, तो वो हमारा डेटर होता है, ये वो हमारा कस्टमर होता है या डीलर होता है. B2B बिजनेस मॉडल के अंदर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को गुड्स या सर्विसेज या दोनों के दोनों देता है, और B2C बिजनेस मॉडल के अंदर एक बिजनेस दूसरे कस्टमर को माल या सेवाएं देता है. B2B का एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, और B2C वाले बिजनेस मॉडल का एग्जांपल है रिटेलर टू कस्टमर. ठीक है, ये हमने समझ लिया. माइक ऑफ कर लीजिए, माइक तभी ऑन करना जब कुछ बोल रहा हूँ. अब लेसन नंबर 3 में अकाउंट रिसीवेबल्स एंड अकाउंट पेबल्स हम पढ़ते हैं. सबसे पहले स्टार्टिंग में इस पे लिखा हुआ है, अगर मैंने आपको प्रोजेक्ट भेजा है तो आपको पता होगा पीडीएफ में, डू नॉट क्रिएट दीज लेजर्स, ऑल्टर द लेजर्स एंड पुट द ओपनिंग बैलेंस. इसका सिंपल मतलब क्या है कि हमें ये जो लेजर्स हैं, रणबीर लिमिटेड की डिटेल जो गिवन है, इसका लेजर हमें बनाना नहीं है. कुछ लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, लेजर्स क्रिएट कर देते हैं रणबीर लिमिटेड. ऐसा हमें कुछ नहीं करना है. अगर हम करते भी हैं तो टैली हमें अलाउ नहीं करेगा. टैली बोलेगा दिस नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब ये पहले से मौजूद है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जब भी किसी लेजर के अंदर हमें डिटेल में चेंजेस करने हैं या फिर उसको डिलीट करना है, तो वी ऑलवेज गो टू अकाउंट्स इंफॉर्मेशन. मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में जाते हैं, लेजर्स में जाएंगे एंड देन ऑल्टर. यहाँ हम क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें लेजर के अंदर डिटेल्स वगैरह चेंज करनी है या फिर इसको डिलीट करना है. सो उस लेजर का नाम था अबीर, रणबीर, ये सब डिटेल्स में गिवन है. तो मैं यहाँ पे रणबीर चूज करूंगा, एंटर करूंगा. अब क्योंकि हमें पता है कि रणबीर लिमिटेड का हमने ग्रुप वगैरह सब डाल रखा है, बस हमें इसका ओपनिंग बैलेंस के अंदर बिल वाइज डिटेल्स डालनी है. अब ये बिल वाइज डिटेल्स क्या होती है, देखो 2,54,100 रुपए में इसको पे करने हैं, तो ये किसी ना किसी बिल के अगेंस्ट ही होगा. ये ऐसे नहीं हो सकता कि हमें हवा में पे करने हैं. प्लस अगर कल के दिन ये हमसे पेमेंट मांगता भी है, मान लो इसने हमसे मांगे 4 लाख रुपए, तो हमारे पास प्रूफ भी होना चाहिए कि जो पेमेंट हम इसको कर रहे हैं किस बिल के तहत कर रहे हैं. ठीक है, तो सच्चाई ये निकल के आएगी कि हमें 4 लाख रुपए से नहीं देने, हमें तो 2,54,100 रुपए ही देने हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसकी बिल वाइज डिटेल भी हमारे पास है एज अ प्रूफ. सो दैट वी शुड नीड टू अंडरस्टैंड कि 2,54,100 रुपए में हमें इस बिल को ब्रेकअप करना है. तो यहाँ डाल यहाँ से यहाँ जाने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एंड. कंट्रोल एंड से हम तुरंत सीआर पे पहुंच जाएंगे. दीपेश, मेरे से लास्ट क्लास में पूछ रहे थे आप, तो जो भी आपको क्वेश्चंस रहते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है, वो अभी पूछ लो, क्योंकि व्हाट्सएप में हर एक क्वेरी मेरे लिए इम्पॉसिबल है सॉल्व करना, क्योंकि उस टाइम पे मेरे बैचेस भी रन हो रहे होते हैं. ठीक है, तो उसमें 1-2 मिनट की क्वेरी तो चलो मैं सॉल्व कर भी दूंगा, बट अगर आप मतलब बड़ी क्वेरी पूछेंगे तो व्हाट्सएप में बताना इम्पॉसिबल है. ठीक है, तो कोशिश करना है यहाँ पे पूछने की. जब भी पूछना तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो. अब ओके सर. इनकम है, हेलो हेलो. हेलो. लो. हाँ, क्या हुआ सर नमन, ऑडियो नहीं आ रही है आपकी. ऑडियो नहीं आ रही सर. ऑडियो नहीं आ रही है? हाँ. बाकी सबको आ रही है आवाज? हेलो आ रही है सर जी. सर अब ठीक है. नमन को क्या प्रॉब्लम आ रही है? नमन क्या हो रहा है बेटा? सर अब आइए, पीछे आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी. रुक जाओ, मैं फैन ऑफ कर देता हूँ, रुको फिर.
तो जहां पे भी दिक्कत हो ऑडियो में, जहां ऑडियो में समस्या है तुरंत बताना, ठीक है? तो सुनो, मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पर एक काली पट्टी के अंदर आपको डेबिट कब लिखना है। डेबिट तब लिखना है जब किसी असेट का लेजर होता है। असेट का खाता हमेशा बाय डिफॉल्ट उसका बैलेंस डेबिट होता है, ये मैंने बेसिक्स में बताया था। और एक्सपेंसेस का खाता हमेशा डेबिट होता है। इनकम और लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा यहाँ पे क्रेडिट होगा, ठीक है? पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी भी किसी भी इनकम का या फिर किसी भी एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस उसी का ही होता है जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस केवल असेट्स एंड लायबिलिटीज के ही होते हैं, ठीक है? जहां तक इनकम और एक्सपेंस का सवाल है, अगर हम अपनी असेट्स, ध्यान सुनना, अगर हम अपनी असेट्स एंड लायबिलिटी जो पिछले साल की क्लोजिंग है उसको इस साल लेके चल रहे हैं, कैरी करके चल रहे हैं, क्योंकि हमारी पूंजी हमारी है, हमारा कर्जा हमारा दायित्व है, वी कैन नॉट इग्नोर दैट, तो उसको हम लेके चल रहे हैं। तो अब सवाल आता है अपने खर्चे और कमाई को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? तो पहला रीजन इसका ये है, जो हमारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स है पिछले साल के, उसका इस साल कोई लेना देना नहीं है। उन एक्सपेंसेस एंड इनकम के थ्रू हमें जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा उसको हम तो लेके चल रहे हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये हुआ घुमा फिरा के, कि एक्सपेंस और इनकम का ओपनिंग बैलेंस लेने के बजाय हम उसका जो नेट बैलेंस है यानी कि पी एंड एल, वो लेके चलते हैं। अगर आपने ध्यान से लेसन नंबर 2 देखा होगा, जो लेसन नंबर 2 मैंने डिलीवर किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड रुको बस। लेसन नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पी एंड एल का खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका देखो ओपनिंग बैलेंस 67,6,75,420 है। दैट मीन्स हम अपने एक्सपेंसेस और इनकम जो पिछले साल के होते हैं उनको नहीं लेके चलते, बट उसका जो पी एंड एल में जो सरप्लस होता है, सरप्लस एंड डेफिसिट यानी कि प्रॉफिट या लॉस, वो लेके चलते हैं। तो कारण क्या है इनको लेके चलने का? असेट्स का कारण सिंपल सा है भाई, क्योंकि असेट्स आपकी हैं, ठीक है? वो पूंजी आपकी है। अगर आप मान लीजिए कोई डेटर है आपका, जिसको आपने 2.5 लाख रुपए तक का माल बेच दिया पिछले साल, या फिर कितने का भी बेचा और 2.5 लाख रुपए पेमेंट रह रही है, तो आप उसको इस साल इग्नोर थोड़ी ना करोगे, ये थोड़ी ना बोलोगे कि भाई रात गई बात गई। ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है? कोई लोन आपने किसी एम्प्लॉय को दिया तो आप ये नहीं भूलोगे कि आपने उसे लोन दिया था, आप उसको इस साल भी असेट के रूप में ही लेकर चलोगे। इसीलिए आप असेट्स और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस तो लेके ही चलोगे। जहां तक एक्सपेंस और इनकम का सवाल है, उसको आप इसलिए नहीं लेके चलोगे क्योंकि आप पी एंड एल का ओपनिंग बैलेंस लेके चल रहे हो, ठीक है? पी एंड एल आप लेके चल रहे हो पिछले साल का, इस वजह से। तो ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो कभी पूछ लेना। नंबर 3 से ये करवा रहा है वो, अकाउंट रिसीवेबल्स और पेबल्स। कह रहा है ऑल्टर करो इन लेजर्स को और पुट द ओपनिंग बैलेंस। कह रहा है बिल वाइज डिटेल्स ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है यहाँ पे रणबीर लिमिटेड की। अब रणबीर लिमिटेड की जो बिल वाइज डिटेल्स है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जरा आप मुझे बताइए कि ये जो बिल वाइज डिटेल्स है, इसमें फाइनेंशियल ईयर 17-18 क्यों है? हमारा फाइनेंशियल ईयर मैं देखूं तो हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 18-19 होना चाहिए। अगर हमारा फाइनेंशियल हमारी कंपनी का 18-19 है, तो मुझे जानना है कि इसमें 18-19 की कोई भी डेट क्यों नहीं है? आप देखो यहाँ पर भी नहीं है, इधर भी नहीं होगी 18-19 डेट, सारी डेट 17-18 की क्यों है? माई क्वेश्चन टू, बताइए। सर ये पिछले साल का हिसाब किताब है। सर ये भी कुछ बिल उसके आउटस्टैंडिंग्स है लास्ट ईयर के, और सर ये कुछ उसके नए बिल्स है। अब अगर आप इसको टैली के अंदर डालोगे भी तो ये पिछले साल की डिटेल्स हैं, तो पिछले साल के बिल डेट्स आ रहे हैं, इस साल के बिल डेट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि अगर आपका कोई भी क्लोजिंग बैलेंस है रणबीर लिमिटेड का, और वो इस साल आपके लिए ओपनिंग बना, दैट मीन्स वो जो ओपनिंग इस साल है वो पिछले साल का क्लोजिंग होगा। दैट मीन्स हमने पिछले साल उससे ट्रांजेक्शन करी होगी जिससे वो क्लोजिंग बना होगा। तो वो डेट्स ये हैं जिस जिस डेट्स में हमने उससे ट्रांजेक्शन करी है। सन्ड्री क्रेडिटर से आपने परचेज ट्रांजेक्शन करी होगी और सन्ड्री डेटर से आपने सेल ट्रांजेक्शन। जहां तक इस बिल नंबर का सवाल है, बिल नंबर उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को अनोखा यानी कि यूनिक बनाता है। जैसे किसी स्टूडेंट को स्कूल में रोल नंबर यूनिक बनाता है, किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय कोड यूनिक बनाता है, वैसे ही किसी भी ट्रांजेक्शन को बिल नंबर यूनिक बनाता है। उसी के साथ क्रेडिट डेज भी गिवन है कि कितना क्रेडिट डेज उसने हमें दे रखा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमें डेज देता है और सन्ड्री डेटर को हम डेज देते हैं। तो क्रेडिटर ने हमें 21 दिन की मोहलत दे रखी है हर एक बिल में, और ये हमने उससे ट्रांजेक्शन कर रखी है।
तो ये सबूत है कि हमने, प्योर सबूत है कि हमने उससे परचेज करी है। ऐसे गोस्वामी लिमिटेड का भी ये सबूत है, ऐसी अबीर प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड का भी ये सबूत है। फटाफट इसको कंप्लीट कर दे लेसन नंबर 3 को। तो देखिए क्या करना है, आपको अपने टेली आरपी में यहाँ पर रणबीर लिमिटेड चूज करना है और तुरंत यहाँ पर रणबीर लिमिटेड चूज करने के बाद कंट्रोल एंड दबाना है, फिर आप एंटर करेंगे। तो एंटर करके जो बिल वाइज ब्रेकअप वाली विंडो आ रही है, ये इस वजह से आ रही है क्योंकि F11 दबाते हो अगर आप, F11 कंपनी फीचर्स और फिर F1 अकाउंटिंग फीचर्स, तो जो अकाउंटिंग फीचर्स वाली विंडो है इसमें मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन यस हो रखा है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन यस होने की वजह से आपको यहाँ पर विंडो दिख रही है ये वाली, इस क्रेडिट में एंटर करने के बाद ये वाली विंडो, बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ रणबीर लिमिटेड। वो कह रहा है कि बिल वाइज इसको ब्रेक करके दिखाना है, हमने कहा बिल्कुल दिखाना है। नमन, आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेट डालेंगे। ध्यान समझना, मैं चाह कर भी यहाँ पर 18-19 की डेट नहीं डाल सकता। देखो मैं 18 लिख रहा हूँ आपके सामने, मैं एंटर करूँ चाहे एक बार, 10 बार, 10,000 बार, 1 करोड़ बार, ये एंटर होकर आगे नहीं बढ़ सकता, बिकॉज दिस डेट बिलोंग्स टू 18-19 आवर करंट फाइनेंशियल ईयर एंड दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रणबीर लिमिटेड। सो द डेट इज सपोज टू बी द लास्ट ईयर्स डेट, ना कि इस साल की डेट। माइक ऑफ कर लो यार, किसका माइक ऑन है। उसके बाद हम यहाँ पर 1 जुलाई 2017 लिखेंगे। कभी भी ध्यान रखना, 1 जुलाई जो भी डेट्स आप डालेंगे उसमें कभी भी आपको इस तरीके से डेट नहीं डालनी, क्योंकि इस तरीके से डेट डालने में बड़ा टाइम लग जाएगा। देखो यहाँ पर बिना बात में आप 0 टाइप कर रहे हो, 01 में 0 टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, 07 में भी 0 टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, इवन 2017 लिखने में भी 20 टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये आपको खुद ही ध्यान रखना है। ये मैं जो बता रहा हूँ वो ये कि 1/4/17 लिखना है केवल, वो अपने आप हो जाएगा 1 अप्रैल 2017। अब हमें लिखना तो था 1 जुलाई 2017, तो हमने लिख दिया 1 अप्रैल 2017। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, बैक स्पेस करेंगे। बैक स्पेस से हम प्रीवियस स्टेप बैक जाते स्पेस। हैं टैली के। 1/7/17। एंटर। अब यहाँ पर नेम पूछ रहा है, कई बच्चे समझते हैं रणबीर लिखना है यहाँ पर। अरे तो रणबीर लिखना तो अगले में भी रणबीर लिखेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे आता है बिल नंबर, यानी कि इस तारीख में किस बिल नंबर से हमने परचेज करी, P0123। तो आपको क्या करना है, कैप्स लॉक ऑन करके P लिख लो, 0123 और एंटर। उसके बाद आता है ड्यू डेट और क्रेडिट डेज। टैली RP9 में आपको 2 ऑप्शन गिवन है, या तो आप ड्यू डेट डाल दो कि जिस लास्ट डेट में वो आपको बोल रहा है कि ये लास्ट डेट है, इसके बाद मुझे पेमेंट चाहिए। मान लेते हैं उसने बोला कि 31 जुलाई इज द लास्ट डेट, तो आप 31 जुलाई इस तरीके से लिख दोगे और एंटर कर दोगे, ये ड्यू डेट बन गई। यानी कि अगर हमने इससे माल खरीदा होगा 1 तारीख को, तो 31 जुलाई के बाद से इंटरेस्ट लगने लग जाएगा। और या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, उसने अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जाम प्रोजेक्ट के अंदर उसने हमें मोहलत दे रखी है, करीबन करीबन 21 दिनों की उसने हमें मोहलत दी है, जैसे आप देख सकते हैं 2/1। तो हमें तो पता ही नहीं है कि 2/1 ऐड करने में क्या डेट आएगी। चलो आपको पता भी है 22 आएगा, ठीक है, बट हम रिस्क क्यों लें। तो ऐसे में जब आप 2/1 लिखोगे, तो 2/1 लिखते वक्त आप डेट नहीं डाल रहे हो, आप क्रेडिट डेज डाल रहे हो। टैली में ड्यू डेट और क्रेडिट डेज डालते हुए कैसे पता चलता है टैली को, अगर आपने नंबर डालकर छोड़ दिया तो इसका मतलब क्रेडिट डेज है, और अगर आपने डेट डाला पूरी तो वो ड्यू डेट होगी। तो 21 दिन बाद जो दिन आएगा वो होगा 22 जुलाई 2017 एंड दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट डेट ऑफ दिस बिल। तो 2,54,100 रुपए की पेमेंट हमें से करनी है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि हम इसको बिल वाइज ब्रेक कर रहे हैं। तो अभी केवल एक ही टुकड़ा बना है, वो है 65,000 रुपए का। तो आपको यहाँ पर 65,000 रुपीज लिखना है ऐसे और एंटर कर देना है। तो देखो अभी क्या दिखा रहा है नीचे, कह रहा है 65,000 रुपीज तक आपने ब्रेक कर दिया 2,54,100 को, अब बचा है 1,89,100। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। सर। हाँ सर। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने क्रेडिट करा, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की डेट है 2 अक्टूबर 2017। अब 2 अक्टूबर लिखने का भी मैं आपको तरीका बताता हूँ क्या करना है। आपको 2.10 लिखना है और एक बार एंटर करने की कोशिश करना। केवल एंटर करा मैंने 17 तक भी नहीं लिखा। तो उसने अपने आप 2017 क्यों लिया? क्योंकि टैली को इतनी अकल है, टैली में इतना कॉमन सेंस है कि इफ हिज ओनर, यानी कि अगर मालिक 2 अक्टूबर डाल रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा कि वो प्रीवियस ईयर की ही डेट होगी, ठीक है। पर आप इतना रिस्क मत लेना, ये तो बस मैं आपको एक्सपर्टीज दिखा रहा हूँ टैली की कि आप ये काम भी कर सकते हैं। उसके बाद बिल नंबर P0167, और ये सब हैबिट का खेल है। अगर आपने अभी इसको क्लियर कर लिया कि मुझे डेट 1/7/17 ही डालनी है, बताऊंगा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे 21 डाला, तो अगले बिल की जो मोहलत बन गई वो बन गई 23 अक्टूबर 2017। 23 अक्टूबर 2017 को पेमेंट करनी थी।
देखो वो आपका सप्लायर है, वो आपको इतनी मोहलत जानबूझ के दे रहा है 21 दिन की, क्योंकि 21 दिन तक प्रोडक्ट पोजीशनिंग में टाइम लगेगा, उसके बाद उसकी सेलिंग होगी और कस्टमर जो भी हमारा मतलब जिस तरीके से भी आएगा, तो 21 दिन के अंदर वो मान के चल रहा है कि आपका 65,000 रुपए का माल बिक जाएगा। तो दैट इज वाई आई रिक्वायर्ड माई दिस मनी। ठीक है, जो भी 65,000 है, जो भी उसने इंस्टॉलमेंट बना रखी है अपने हिसाब से, जो भी आपने उसको आपने उसे परचेज करी है। सो इतना वो आपको मोहलत दे रहा है, ऐसा नहीं है कि अगले दिन ही पेमेंट ले रहा है वो 70,000 रुपए। नेक्स्ट, अब आपको एक एक चीज ध्यान रखनी है कि ये बैलेंस जो नीचे है ना, ये डिक्रीज भी होना चाहिए। कौन सा वाला? ऑन अकाउंट वाला। ठीक है, ये अब ऑन अकाउंट लास्ट वाला बचा, तो करते हैं इसे भी खत्म। एंटर करा मैंने। मैं बात कर रहा था हैबिट की। मैं जानबूझ के ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि 31.1 ऐसे करके लिखो, क्योंकि अगर आपने पूरा डेट 31/01 स्लैश करके 2017 लिखा तो वो आदत पड़ जाएगी, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब देखो मैं डाल रहा हूँ 1/8, तो आपको लग रहा होगा ये करंट फाइनेंशियल ईयर की डेट है, बट नहीं। जो अमेरिकन कैलेंडर ईयर है उसमें होता है 18 जनवरी से दिसंबर होता है उनका फाइनेंशियल ईयर, और हमारा हिंदू कैलेंडर ईयर होता है अप्रैल टू मार्च। तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो 17-18 है। 17-18 का मतलब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018। सो दिस डेट बिलोंग्स टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑफ 1 अप्रैल 2017 टू 31st ऑफ मार्च 2018। एंटर। एंड द डेट इज, सॉरी, द बिल नंबर इज P0205 एंड 21 डेज इसके भी हैं। तो इसको बोलते हैं बिल वाइज ब्रेकअप करना रणबीर लिमिटेड अपनी पार्टी का। कब तक? जब तक टोटल 2,54,100 रुपए तक हम ना पहुंच जाएं। हम पहुंच चुके हैं 2,54,100 रुपए तक। सो दिस इज इट इन अवर बिल वाइज ब्रेकअप डिटेल। एंटर करके हम इसको सेव करेंगे, और ये इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो यू गाइज द रिपोर्ट्स जहां पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने एंटर करा। एंटर करने के बाद मैं एस्केप दबाऊंगा, तो अब देखते हैं रिपोर्ट्स में कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। अभी मैंने आपको कोई लंबे स्टेप्स नहीं बताए रिपोर्ट्स के, बहुत सिंपल रास्ता बताया। कुछ नहीं करना, रिपोर्ट्स पे सबसे पहले जो लिखा है बैलेंस शीट वहीं जाओ, एंटर करो। ठीक है, ऑल्ट F1 करो। बैलेंस शीट को अच्छे से देखना है, F12 करो। रेशियो देखना है, परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज देखनी है, यस कर दो। प्रॉफिट लॉस हमेशा लायबिलिटी साइड देखना है, तो इसको यस करो। करेंसी का सिंबल देखना है, तो यस करो। बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट देख लो, ठीक है, बढ़िया है जी, अच्छा लगा। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको रिपोर्ट देखनी है इससे संबंधित, ठीक है, अगर आपको जैसे P&L अकाउंट देखना है तो बाहर मत जाओ, यहीं पे रहो। यहीं पे देखो P&L अकाउंट दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी पे एंटर कर दोगे तो यहीं से P&L अकाउंट भी खुल जाएगा। पर अभी कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि हमने किसी एक्सपेंस और इनकम की एंट्री पोस्ट नहीं करी अभी तक। इससे बाहर निकलना है तो आप एस्केप करोगे, एस्केप करके आप वापस बैलेंस शीट में आ जाओगे। तो बैलेंस शीट एक रास्ता है जहां से आप P&L अकाउंट में भी जा सकते हो। उसको लिख लेना कॉपी में कि बैलेंस शीट के अंदर ही अगर हम P&L अकाउंट में एंटर करते हैं तो हम P&L अकाउंट के दरवाजे में आ जाते हैं। नेक्स्ट है नीचे F10, ये वाला जो बटन है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं F10 के बटन पे, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है, तो F10 कौन सा बटन होता है? फंक्शन की का होता है। ये इक्वल टू के जस्ट ऊपर मिलेगा आपको F10, या फिर माउस से भी दबा सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी की सारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आ गई। अब इस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के अंदर सबसे पहले गिवन है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब होता है अकाउंट्स पेबल। अगर इसमें एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमें पार्टीज मेंशन्ड है रणबीर लिमिटेड, और इसका बिल नंबर भी गिवन है। 3 बिल नंबर से 3 अलग अलग डेट है, सेम पार्टी है, पेंडिंग अमाउंट एंड ओवर ड्यू बाई डेज भी बता रहा है, कितने दिन ज्यादा हो चुके हैं, 253, 160, 39। अब 253 दिन ये दिखा रहा है और 160 क्यों दिखा रहा है, जरा इसको समझते हैं। मैंने इसके लिए खोला विंडो आर करके एक्सेल। लेट्स ओपन एक्सेल एंड लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि 253 दिन क्या एक्चुअली में करेक्ट दिखा रहा है, नहीं। हाँ। अब यहाँ पर 1 जुलाई 2017, 2 अक्टूबर और 31 जनवरी ये दिखा रहा है, ठीक है जी। तो 1 जुलाई तो बिल की डेट थी, 2 अक्टूबर भी थी, 31 जनवरी भी थी, यही थी ना, देखो ये रहा। तो चलो मैं इसको एक्सेल में डाल देता हूँ। मैंने डाल दिया बिल डेट। आप ये भी एक्सेल में कर सकते हो। एक्सेल मुझे आपको पढ़ाना नहीं है, बट इतना चलता है एक्सेल, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हैंग हो रहा है लिटिल बिट। ध्यान से समझना, बिल डेट डाली 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 2017। नेक्स्ट इज 31 जनवरी 2018। अब यहाँ पर समझ लो, ये है क्रेडिट डेज का कॉलम। क्रेडिट डेज का कॉलम मतलब जितना उसने हमें दिन दे रखे हैं, उसने हमें हर केस में 21 दिन दे रखे हैं। और यहाँ निकालूंगा मैं ड्यू डेट। अगर आपको ड्यू डेट निकालनी है एक्सेल में तो कैसे निकालोगे? इक्वल टू दबाओ,
इस वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां पर आपने 1 जुलाई 2017 लिखा है, इसको प्लस कर दो इस वाली सेल से। जब भी एक्सेल के अंदर किसी भी डेट को आप प्लस करते हो किसी नंबर से, तो क्या होता है, वो 21 नंबर 17 में प्लस नहीं होगा, 7 में प्लस नहीं होगा, वो उसी चीज में प्लस होगा जो एक एक करके बदलता है। देखो 17 365 दिन के बाद 18 बनेगा, 7 31 दिन के बाद 8 बनेगा, और एक हर अगले दिन 2 3 4 ऐसे बनेगा। तो ध्यान रखना जब आप इस सेल को इससे प्लस करोगे ना, तो 21 का एडिशन होगा 1 से। तो देखो आ गया 22 जुलाई 2017, ये हमारी ड्यू डेट है। इसको आप ऐसे ट्रैक करो, 23 अक्टूबर, 21 फरवरी, ये डेट्स आ गई। अब हम टैली पे चलते हैं। टैली पे कितना दिखा रहा है, 253 दिन ओवर ड्यूज हो चुके हैं। चलो देखते हैं किस हिसाब से दिखा रहा है। तो अभी जो टैली में डेट चल रही है वो 1 अप्रैल 2018 के हिसाब से दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कहीं 1 अप्रैल 2018 लिख लीजिए ऐसे। और अब हमें फाइंड आउट करना है कि 22 जुलाई से लेकर 1 अप्रैल 2018 तक कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो ये पता करने के लिए इक्वल टू टाइप करेंगे। बड़ी डेट जो है पहले वो सेलेक्ट होती है, 22 जुलाई बड़ा है या फिर 1 अप्रैल। तो इसका जवाब है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल बड़ा है। इसमें से माइनस कर देना आपको 22 जुलाई। तो जितने नंबर ऑफ डेज का गैप होगा वो आ जाना चाहिए 253। और जरा देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 253। ये बिल्कुल सही आ रहा है। इसी प्रकार से मैं इक्वल टू करके 1 अप्रैल से सेलेक्ट करता हूँ माइनस 23 अक्टूबर, एंटर, तो 160 दिन आ रहा है, बिल्कुल ठीक। सर इसमें ऐसी नीचे ड्रैग नहीं कर सकते, बार बार ही करना पड़ेगा? मैं एक्चुअली समझा रहा हूँ ना, इसलिए करवा रहा हूँ। ड्रैग तो कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर ओवर ड्यू का मतलब क्या होता है, ओवर ड्यू डेज का मतलब क्या होता है कि इतने दिन ज्यादा निकल चुके हैं। ओवर ड्यू, ओवर यानी कि 253 दिन ज्यादा हो चुके हैं और अभी तक पेमेंट हमने नहीं करी है इस बिल की, जो 1 जुलाई का है। तो दिस इज द प्रूफ फॉर यू गाइस कि कैसे 253 160 39 आ रहा है। ठीक है, इसको बंद तो कर दे यार, कहाँ बंद है वो, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। ठीक है जी, तो ये डेज आ चुके हैं। इसके बाद डेज आने के बाद नेक्स्ट इसके अंदर रिपोर्ट में 253 160 39 तो हमारा आ गया। अब अगर इसे हम ऑल्ट F1 करते हैं, ऑल्ट F1, तो ऑल्ट F1 करके आपको डेट भी मिल जाएगी यहाँ पर, जिस डेट में है इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, वही नॉर्मल डिटेल आ रही है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल। तो बाकी की डिटेल्स भी डाल देते हैं। गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड की अकाउंट्स इंफॉर्मेशन लेजर्स ऑल्टर, GOS लिखिए, एंटर करिए, कंट्रोल एंड एंटर। अब मुझे फटाफट से बताना है। 2.1 लिखूंगा मैं और एंटर कर दूंगा, अपने आप 2 जनवरी 2018 आ जाएगा। बिल नंबर डालूंगा P0518, 15 दिन, 1,50,000। नेक्स्ट है 1 मार्च 2018, 1.3 लिखो, एंटर करो, और डेट भी देख लेना, P0617 15, 72,500। अब जो लास्ट है उसमें ऑन अकाउंट लिखा हुआ है। ऑन अकाउंट का मतलब क्या है, लास्ट वाली जो परचेज है हमारी 2,500 की, उसका कोई बिल नंबर नहीं मिला, उसका बिल नहीं है हमारे पास, यानी कि वो नॉर्मल परचेज है विदाउट एनी बिल, क्योंकि ये छोटी परचेज अमाउंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब हम सोचेंगे कि ऑन अकाउंट कहाँ है, तो देखो ऑन अकाउंट है तो 2,500। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अमाउंट बिल वाइज ब्रेक नहीं होती है वो ऑन अकाउंट चले जाती है। तो ऑन अकाउंट में 2,500 रुपये रहेगा, यानी कि उसके खाते से, उसके खाते के तहत हमें 2,500 रुपये देने हैं। अभी हम जो उसको पेमेंट करेंगे 1.5 लाख रुपए, वो इस बिल के तहत करेंगे, 72,500 इस बिल के तहत करेंगे। पर रिमेनिंग जो 2,500 है वो उसके खाते यानी कि ऑन अकाउंट करेंगे। ऑन अकाउंट मतलब उसके नाम के थ्रू, उसकी पहचान है उसका नाम, ये समझ लो। और दोनों ऊपर के जो परचेज है उसकी पहचान है उसका बिल नंबर। यहां तक कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। हाँ सर। ऑलराइट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे आपको बस एंटर करके सेव कर देना होता है। तो गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड की भी रिपोर्ट आ जाएगी, फटाफट से देखते हैं इसको क्विकली शॉर्टकट की से। हेलो, हाँ, तो गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड की अब रिपोर्ट आ चुकी है, इसको फटाफट से हम देखेंगे शॉर्टकट की के थ्रू कैसे। पी दबाओ, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आ जाएगी, फिर F10 दबाओ। F10 दबा के अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आती है, फिर बिल्स पेबल पे एंटर कर दो। लो जी, आ गई रिपोर्ट। कोई भी आपसे पूछेगा कि क्रेडिटर की डिटेल क्या है, कितना पेमेंट हमें करना है, तो बताओगे 4,76,600 रुपए। कहाँ से भाई, बताओ हिसाब किताब, ये बताओगे आप, ये बताओगे ये पार्टी, ये बिल नंबर देख लो।
कितने दिन ज्यादा हो चुके हैं, ये रहा ओवर ड्यू बाय डेज, खत्म। बढ़ते हैं आगे। अब बाकी डेटर्स, अबीर और सूरज। तो इसके लिए क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में एंटर करो, लेजर्स में जाओ और ऑल्टर करो। ऑल्टर में जाकर कोई भी खाते को आप चेंज कर सकते हो, ग्रुप, उसका डिटेल, उसकी स्पेलिंग, उसका बैलेंस, उसकी डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन चेंज इन ऑल्टर, एंड यू कैन ऑल्सो डिलीट द लेजर फ्रॉम ऑल्टर स्क्रीन। तो अब क्या करेंगे, अबीर प्राइवेट लिमिटेड में जाएंगे तो एंटर करिए, फिर करिए कंट्रोल एंड एंटर। आगे इसकी बिल वाइज ब्रेकअप विंडो 1.12.17 लिख सकते हो, यहाँ पे नहीं लिखना तो छोड़ दो। S1261 ये है बिल नंबर, 21 दिन की मोहलत। अब ये 21 दिन की मोहलत हमने उसे दी है, उसने नहीं दिया, बिकॉज ही इज अवर डेटर। डेटर को मोहलत सप्लायर देता है, ठीक है। उस टाइम पे हम डेटर थे किसी के, जैसे कि गोस्वामी और रणबीर। अब अबीर हमारा डेटर है, दैट्स वाई हम डिसाइड करेंगे कितने डेज हमें उसे देने। बहुत ही सिंपल लॉजिक में मैं बात कर रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं। 1,30,000 रुपये यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे 2.2 एंटर करो, अपने आप 18 आ जाएगा। एक बार देख भी लेना कि 18 आ रहा है नहीं आ रहा, हमेशा देखना है आपको। S1360, because the biggest mistake any accountant can did in his job is being overconfident in his calculation। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कैलकुलेशंस में। अब यहाँ पर हम 21 लिखेंगे और यहाँ पर 1,20,000 रुपये हमारा डेबिट भी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट, डन। तो ऐसे डलते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। अबीर प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट देखने के लिए हम बी दबाएंगे बैलेंस शीट में, देन F10 दबाएंगे डायरेक्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में, और इस बार कहाँ जाएंगे हम, बिल्स रिसीवेबल में। बिल्स रिसीवेबल एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिससे पता चलता है बिल्स रिसीवेबल, यानी कि ऐसे बिल्स जिनसे पैसा रिसीव करने के हम एबल हैं। एबल मतलब सक्षम हैं। तो ये रिपोर्ट हमें बताती है कौन से ऐसे बिल्स हैं जिसके तहत आप पैसा रिसीव करने के एबल हो। एंटर करो, तो ये रहे वो 2 बिल्स फ्रॉम द सेम पार्टी नेम्ड अबीर प्राइवेट लिमिटेड। एक बिल 100 दिन का पुराना है, तो यहाँ पर आप उस पार्टी को बोलोगे भाई तुम्हारे 1,30,000 रुपए पेंडिंग है, कब दोगे, 100 दिन हो चुके हैं, पेमेंट कब आएगी, 1 दिसंबर को तुम्हें माल बेचा था। देखो सब पता चल जाएगा आपको कैसे बोल रहा है 1 दिसंबर को माल बेचा था, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 1 दिसंबर लिखा हुआ है। बिल नंबर भी बता दोगे तुरंत। दैट्स इट, इतना सिंपल। बढ़ते हैं आगे। अगला लेजर, अब अगला लेजर है सूरज लिमिटेड। इसको थोड़ा सा हम अलग अंदाज में करेंगे, क्योंकि ये भी आना चाहिए। इस बार मैं क्या करूंगा, बैलेंस शीट में ही रहूंगा जानबूझ के, और बैलेंस शीट में रहने के बाद मैं यहाँ से जाऊंगा डेटर्स पे, क्योंकि वाला तरीका भी आपको आना चाहिए, स्मार्ट तरीका बोलते से। डेटर्स के अंदर आप एंटर कर दो। एंटर करते आपको 2 डेटर्स तो दिख ही गए, अबीर और सूरज। आपने अबीर को तो निपटा दिया उसकी डिटेल, अब बाकी बचा है सूरज। तो सूरज लिमिटेड पे जाने के बाद आपको इसे ऑनलाइन मॉडिफाई करना है। ऑनलाइन लेजर बनाने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Alt+C। ये मैंने Tally 9 के टाइम पे एंट्रीज करते हुए बताया था, Alt+C, Alt+C, ऑनलाइन लेजर क्रिएशन Alt+C। बट अगर ऑनलाइन लेजर मॉडिफाई करना है तब Alt+C काम नहीं चलता, तब Ctrl+Enter काम चलता है। Ctrl+Enter से हम किसी भी लेजर को ऑनलाइन मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मॉडिफाई करने का मतलब भी समझ लो, बाहर जाकर ऑल्टर पे जाकर हमें मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, हम यहीं से मॉडिफाई कर सकते हैं। इससे हमारे स्टेप्स बचेंगे। एक तरीका तो है कि मैं एस्केप करूं, फिर यहाँ से ऊपर जाऊं, फिर अकाउंट्स इन्फो में जाऊं, फिर लेजर्स में जाऊं, फिर ऑल्टर में जाऊं, फिर अबीर लूं, फिर सूरज लूं, फिर एंटर करूं। तो देखो कितना टाइम लग रहा है। और एक तरीका क्या है कि मैं बैलेंस शीट में ही रहूं, सन्नी डेटर्स पे जाऊं, सूरज पे जाकर कंट्रोल एंटर कर दूं। कंट्रोल एंटर करके उसकी ऑल्टरेशन की वही विंडो खुली जो भी इससे पहले खुली थी। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो बस स्टेप्स का, डिफरेंस है तो बस टाइम का, डिफरेंस है तो बस कीज का। तो 2 बटन से आपके करीबन 10 से 12 बटन सेव हो रहे हैं, और वो 2 बटन का नाम है Ctrl+Enter। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑनलाइन मास्टर को मॉडिफाई करने के लिए कंट्रोल एंटर दबाते हैं। अब मैंने मास्टर वर्ड की यूज करा क्योंकि मास्टर के अंदर आपके लेजर, ग्रुप्स, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, स्टॉक आइटम जो भी हम पढ़ेंगे सब आ जाएंगे। यानी कि हर एक वो चीज जो टैली के अंदर आपको रिपोर्टिंग लेवल पे दिख रही है, अगर आप उसे मॉडिफाई करना चाहते हो तो आपको Ctrl+Enter दबाना है। और अगर वाउचर लेवल पर अगर आपको कोई भी चीज क्रिएट करनी है जो आपकी एंट्री लेवल पे आती है, तो आपको उसके लिए Alt+C दबाना है। दोनों शॉर्टकट की लिख लेना, ये आपकी जिम्मेदारी है, बताना मेरी जिम्मेदारी थी। अब Ctrl+End दबाना है, एंटर करिए। 1.12 डालेंगे, बिल नंबर डालेंगे यहाँ पे हम फटाफट से S1261, एंटर। अब यहाँ पर दिखा रहा है 21 डेज, 21 डालिए। सर जी डेट गलत है, डेट गलत है। कैसे?
हाँ सूरज की डाली है ना मैं, सॉरी। ठीक। 1.3 और S3012, गलती से मिस्टेक हो गई। 15 दिन की मोहलत है, ये भी गलत है, वाह। 15 एंटर। और अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 2,25,000। 2,25,000। अगला है जी 31.3.18, एंटर करेंगे। बिल में डाल देंगे S4250, एंटर। और 15 दिन की मोहलत हमने दी है। 11/22/50, एंटर। ऑन अकाउंट में आना चाहिए 12,750। भाई देखो 12,750 ही आ रहा है। जल्दी मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऊपर जितनी बात करनी थी वो कर दी, बाकी सब चीजें रिपीटेटिव है। एंटर, एंटर और सेव, डन। एंटर करके अब हम जानेंगे जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। ऑल्ट F1 करेंगे और F10 से अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाएंगे। और ये रहा जी आपका बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। ये दोनों रिपोर्ट्स आपके पास हैं। अब जरा इन रिपोर्ट्स की डेप्थ में जाते हैं। इन रिपोर्ट्स की डेप्थ में मुझे जाना है, फिर मुझे आपको ये बताना है इन रिपोर्ट्स को फटाफट से शॉर्टकट की से कैसे खोलते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा। पहले समझाना है बेसिक्स, वो मैंने क्लियर करा। अब वक्त है रिपोर्ट्स का। देखिए ध्यान से। फोकस मैं करूंगा बिल्स रिसीवेबल में, बिल्स पेबल में नहीं। क्योंकि बिल्स पेबल में इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपको बार बार अकाउंट रिसीवेबल के लिए ही बोला जाएगा। मैंने आपको बताया था लिमिटेड क्रेडिटर्स होते हैं, लिमिटेड सप्लायर्स होंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि आप गिने चुने सप्लायर से जो आपको अच्छा मार्जिन देते हैं, जिनसे आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ठीक है, उन्हीं से ही आप माल उठाओगे। और आप अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड डेटर्स या फिर अनलिमिटेड रिटेलर्स को माल बेचने की कोशिश करोगे। मतलब जितना रेंज में मेरा प्रोडक्ट जा सकता है उतनी रेंज में जाए। हो सकता है कई बार तो ऐसा होता है कि एक एक नाम के चार चार पार्टी होती है, चार चार पार्टी। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग भगवान के नाम से रखते हैं क्योंकि हर जो शुभ काम होता है भगवान के नाम से करना चाहिए। तो श्री राम जनरल स्टोर, किसी का श्री रामा होता है, किसी का में SHREE करना होता है, किसी का SHRI करना होता है, किसी का SRI करना होता है, किसी का मैसर्स श्री राम करना होता है। ठीक है, ब्रैकेट में डालना भी होता है जिससे कि वो यूनिक दिखे। ये सब चीजें आपको मैं बता रहा हूँ अभी। तो अभी हमें क्या करना है, बिल शेड्यूल में जाना है सिंपली। जब बिल शेड्यूल में जाओगे तो आपको रिपोर्ट मैंने सिखाई थी क्या होती है। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, ये चारों की चारों अमाउंट में से केवल एक अमाउंट है जो बोल्ड में नहीं दिख रही, बाकी सब अमाउंट मेरे को बोल्ड दिख रही है, ऐसा क्यों? सर जी इस का इंटरेस्ट ड्यू नहीं हुआ। 31/3 वाली एंट्री का इंटरेस्ट। 31/3 वाली जो हमारी एंट्री है उसका भी अमाउंट ड्यू नहीं हुआ, बिल्कुल सही। क्योंकि अभी उसमें हमने सूरज लिमिटेड को करीबन, माइक ऑफ कर लो, कुछ बोलना चाहिए। माइक ऑफ हेलो कर, हाँ हेलो। सर जी क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। जिस टाइम लेसन नंबर 2 किया हमने, जी, तो क्या हम इनकी डिटेल उसी टाइम डेप्टर्स और क्रेडिटर्स बनाते समय डाल सकते हैं? डाल सकते हैं बट रिकमेंडेड नहीं था क्योंकि पहले हमें फोकस करना था लेजर बनाने में। इसको स्पेशली लेसन 3 के लिए हमने बना के रखा था, छोड़ा था। क्योंकि लेसन नंबर 3 में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे इनके बिल वाइज डिटेल डालकर रिपोर्ट जनरेट होती है। डालने को डाल सकते हो, दोनों लेसन एक साथ कर नहीं, सकते अगर हो। हम डाल देते तो क्या क्या डाल बैलेंस शीट पे कोई गलत इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ता, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक रहता। इनफैक्ट एक तीर से दो निशाने लग जाते हैं, एक तो ओपनिंग बैलेंस भी बैलेंस शीट को मिल जाता, एक तरफ ये रिपोर्ट भी बन जाती। बट रिकमेंडेड नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो ये आप तब करना जब आपको ये दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर सूरज लिमिटेड जो हमें शो हो रहा है जी, ये जो बोल्ड नहीं हो रहा था, जो संदीप जी ने कहा, ये इसलिए ऐसा हो रहा है बिकॉज ये जो अमाउंट है अभी ड्यू नहीं हुई है। जब तक कोई भी बिल का पैसा ड्यू नहीं होगा तब तक वो बोल्ड नहीं होगा, क्योंकि बोल्ड कोई भी चीज तब होती है जब हमें उस पर एक्शन लेना हो। तो टोटल 5,87,250 में से मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एन दबाऊंगा। अब ये भी सीख लो, कैलकुलेटर खोलने के लिए कंट्रोल एन दबाते हैं, लिख लो इसे। अगर हमें टैली में कैलकुलेटर खोलना है तो विंडोज का कैलकुलेटर खोलने की आवश्यकता नहीं है, कंट्रोल+N दबाओ बिंदास। यहां पर मैं लिखूंगा 5,87,250, इसमें से माइनस कर रहा हूं मैं कितना, 1,12,250। देखो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 112, 1,12,250, एंटर। तो मैं बोलूंगा भाई तुम्हारा 4,75,000 रुपये पेंडिंग है पिछले साल का, वो कब दोगे? मैं, मेरी वर्डिंग ये होगी। मैं ये नहीं बोलूंगा 5,87,250 दो, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ये गलत है। 5,87,250 में से
मैं 1,12,250 रुपए तुरंत नहीं ले सकता, क्योंकि मैं 1 अप्रैल को खड़ा हूं भाई, और 31 मार्च को मैंने उसे माल बेचा है। तो मैं इस वाले बिल का पैसा मैं तुरंत नहीं मांग सकता उससे। अगर मांगूंगा तो वो ये सोचेगा कि ये ज्यादा मतलब पैसा कमाने के चक्कर में है, क्योंकि बिजनेस के अंदर में दूसरे वाले को भी बिजनेस देना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब सवाल आता है कि आपको सूरज से कितना पैसा बोलना है। सूरज को आपको केवल 2,25,000 बोलना है। ठीक है। परंतु अबीर को आप पूरा 2.5 लाख बोल सकते हो कि भाई पूरा 2.5 लाख तुम्हारा पेंडिंग है, क्योंकि ये वाली डिटेल सूरज की है। सिंपल। तो ये बात हो गई अकाउंटेबिलिटी की, जो मैंने आपको समझाई। कभी भी अगर हम आउटस्टैंडिंग दे रहे हैं तो हम इस वाले बिल का अमाउंट ना बोले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये ड्यू ही नहीं हुआ। पढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बताने वाला हूं, उसको ध्यान से समझना। बिल हमारे पास 4 ही हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 4 बिल हैं, फिर भी हम 4 बिल में भी समझ लेंगे। अगर हम राइट हैंड साइड चलेंगे जस्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है F6 करके, एज वाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। एज मतलब बताइए आपको एज से क्या होता है। अगर एज छोटी होती है तो वो यंग होता है, एज ज्यादा होती है तो वो बूढ़ा होता है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कितना, कौन सा डेटर हमारा कितना पुराना है। हम यहाँ पर रेंज में डिसाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे बोला गया कि हमें एक एजिंग रिपोर्ट ला कर दो, जहां पर बिल बाय बिल डेट उसको एजिंग रिपोर्ट बनाना है। और यहाँ पर हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं। मैंने बोला 0 से 50 दिन के डेटर निकालो और 50 से 100 दिन पुराने डेटर निकालो। तो 50 से 100 के लिए मेरे को यहाँ पे 50 से 100 लिखने की जरूरत नहीं है। मैं लिखने को लिख भी सकता हूँ, जैसे कि अभी मैंने लिखा एंटर। और 100 से 150, इस तरीके से हम रेंजेस बना सकते हैं। तो उसको बोलते हैं एजिंग एनालिसिस। इसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं डेटर्स की वो अमाउंट जो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। 0 से 50 दिन के डेटर्स की अमाउंट कितनी है, 50 से 100 दिन पुराने डेटर कौन कौन है, 100 से 150 दिन पुराने डेटर कौन कौन है। तो आपका सारा फोकस होगा 100 से 150 दिन वालों पे भी, और उससे ज्यादा वालों पे भी। पर 50 से 100 और 0 से 50 में आपका कम फोकस होगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। जैसे मैंने एंटर करा, तो आपको जैसे कि देख सकते हो आप लोग कि ये दो अमाउंट जो है बिल की, 2,25,000 और 1,12,250, ये दोनों अमाउंट 50 से कम दिन पुरानी है। ठीक है। और ये वाली जो अमाउंट है 1,20,000 रुपए, ये वाली जहां पे मेरा भी कर्सर है और बैकग्राउंड में आपको शेड कलर दिख रहा होगा, ये 50 से 100 दिन पुरानी है। 50 से 100 दिन पुराना ये पैसा है जो हमारा रुका हुआ है। और ये वाला जो पैसा है 1,30,000 रुपए, ये हमारा 100 से 150 दिन पुराना पैसा जो रुका हुआ है। और कोई भी अमाउंट हमारी 150 से ज्यादा दिन पुरानी नहीं रुकी हुई है। सारी क्लियर है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, क्योंकि इस रिपोर्ट से एक तो हम जो बिल वाइज हमने ब्रेकअप किया था उसके साथ हमने एक डेडली कॉम्बिनेशन जोड़ दिया एजिंग वाइज एनालिसिस का। सर एक डाउट है, पूछो। डायरेक्ट 100 से 150 पे आ सकते हैं, बजाय हम 0 से 50, 50 से 100 में जाएं, फिर 100 से 150, या फिर डायरेक्ट एक ही उसमें 100 से 150 दिन वाले डेटर्स देख सकते हैं। क्या दोबारा बोलो, आपको 100 से 150 देखना है? हाँ, सिर्फ 100 से 150 देखने हैं। अगर 100 से 150 देखने तो उसका भी तरीका है, बताऊंगा मैं। तो अभी पहले ये समझो, 100 से 150 देखने के लिए अगर आप एज वाइज पे जाते हो, ऐसे एजिंग बाय बिल डेट करते हो, तो देखो अगर मैं बैक स्पेस करूंगा तो यहाँ पर मैं 0 की जगह 100 नहीं लिख सकता, क्योंकि पहली स्टार्टिंग 0 से ही होगी। आप एक काम करो, यहाँ पर 0 to 100 लिख दो, और 100 to 150 यहाँ पे लिख दो, या फिर 150 भी मत लिखो, इसको स्किप कर दो। चलो 150 लिख दिया। और 150 जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसको आप 0 कर दो। इसको 0 करने का मतलब क्या है, 0 से 100, 100 से 150 और 150 से इन्फिनिटी। ठीक है जी। ये ओके रिपोर्ट आ गई सर। समझ में। अब बात आती है कैसे हम ओके इमीडिएटली, सर। हाँ अब बात आती है एक पॉइंट, कैसे हम इमीडिएटली बताएंगे। चलो मैं इसको और ब्रेक करता हूँ। मैंने F6 करा, एजिंग बाय बिल डेट करा। ध्यान रखना मैं बिल डेट कर रहा हूँ, मैं तब इंफॉर्मेशन कुछ अलग आएगी। क्योंकि अगर मैं ड्यू डेट करूंगा तब वो 17 दिन 21 दिन ऐड करके मुझे बताएगा। तो मैंने एंटर किया बिल डेट ही नॉर्मल। चीजों को सिंपल रखो। पहले जब भी आपको रिपोर्टिंग सीखनी है ना, चीजों को जितना सिंपल हो सकता है उतना करो। पहले अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन मत बनाओ कि मुझे ऐसा ही चाहिए। अरे
वो ऐसा ही चाहिए कि कई पैरामीटर्स होते हैं, पहले बेसिक्स तो समझो, बिकॉज इन ऑर्डर टू ब्रेक द रूल समटाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स। तो अभी हमें क्या करना है, 0 to 30 लेना है, 30 to 60 ले लेते हैं, 60 to 90 लेते हैं, 90 to 120 तक लेते हैं, और 120 के बाद 150 लेने के बाद पूर्ण विराम लगा देते हैं, जीरो। जीरो लिखने के बाद जब एंड में जीरो आएगा, इसका मतलब समझाना इन्फिनिटी। डन। तो देखो यहां से आप तुरंत सबसे नीचे आ जाओ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार में, और यहाँ पर आप देख सकते हो 30 से कम दिन पुराना जो भी पैसा हमारा रुका हुआ है वो है 1,12,250। 3,45,000 रुपए हमारा 30 से 60 दिन पुराना रुका हुआ है। 1,30,000 रुपए हमारा 120 से 150 दिन रुका हुआ है। इसके लिए आपको किसी भी पर्सन से मिलने की पूछने की जरूरत नहीं है। सब चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, एक एक पैरामीटर समझा रहा हूँ, बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, शर्त ये है कि आप जब भी ट्रांजेक्शन करो तो पार्टी को बिल वाइज जरूर ब्रेकअप करो। ठीक है, ये अभी इस टाइम पे मुझे लगता है ऑन अकाउंट का नहीं दिखा रहा होगा, मुझे नहीं लगता ऑन अकाउंट का दिखा रहा है, क्योंकि ऑन अकाउंट का अगर दिखाता तो वो 250 रुपये भी दिखते हैं, पर वो 250 रुपये कहीं दिख ही नहीं रहे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको हमेशा हर अमाउंट को बिल बाय बिल तोड़ना है। अगर आपके पास बिल का प्रूफ नहीं है तो इस रिपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं होगा। अभी मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूँ मुझे इस पार्टी से पैसा इतना लेना ही लेना है, क्योंकि मेरे पास बिल की रिपोर्ट है। दैट्स इट, सिंपल। तो ये मैंने आपको आज सिखाया लेसन नंबर 3 के अंदर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट्स पेबल रिपोर्ट बिल्कुल डेप्थ में, और मैंने आपको एजिंग एनालिसिस बताया जिसके थ्रू बिल वाइज ब्रेक करने के बाद आप डेटर्स को एज वाइज ब्रेक भी कर सकते हो और ये पता कर सकते हो कौन सा डेटर किस रेंज में आ रहा है और उससे कैसा पैसा रिकवर करना है। एक अकाउंटेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अकाउंटेंट का रोल केवल सेल्स के बिल बनाना नहीं होता, बल्कि उसका एक रोल होता है कैश रोटेशन में मदद करना। तो आप एज एन अकाउंटेंट बोल सकते हो अपने ओनर को बुला के कि सर ये जो पार्टी है ना 1,30,000 रुपए, इससे आप सर पैसा रिकवर करो तो 120 से 150 दिन पुरानी हो गई। वो बोलेंगे अच्छा यार ये तो मेरे को बार बार लटका रहा है चेक देके, चलो मैं बात करता हूँ, वेरी गुड तुमने अच्छा बताया। समझ रहे हो, ये आपका काम है। ठीक है, ये नहीं कि बस कंप्यूटर में लगे रहना है घोचों की तरह, रॉकेट, समझ रहे हो, रोबोटों की तरह नहीं लगना है, बिल्कुल ऐसे इंसान देखना है कि एज इट इज पैरामीटर, और ये केवल आप देख सकते हो। ठीक है, जो भी बिजनेसमैन है, मैं किसी के वो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ कि बिजनेसमैन के पास और भी काम होते हैं, उसको बहुत सारी चीजें देखनी है। ठीक है, तो पूरा तरीके से वो अपने हर एक काम को नहीं कर सकता। ठीक है जी, रिपोर्ट आगे समझ में। लास्ट में इसको हम ऑल्ट क्लिक सर करके, जी अगर, हाँ जी, हेलो, हेलो, सर बोलिए जी बोलिए। अगर हमारा मालिक ये कहेगी तुम 21 दिन छोड़कर इसका इंटरेस्ट बताओ या 15 डे छोड़ के इंटरेस्ट बताओ, तो कैसे करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेशन अभी बाद में आएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी अभी इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पॉइंट नहीं आया है, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए हमें ना जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, उसके लिए डेबिट क्रेडिट नोट सीखना पड़ेगा। डेबिट क्रेडिट नोट अभी हमें जर्नल एंट्री अच्छे से नहीं आई, तो डेबिट क्रेडिट नोट कहाँ से सीखेंगे, वो आएगा डेबिट क्रेडिट नोट के टाइम पे, तब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे प्रॉपर तरीके से, तब हम रिपोर्ट भी देखेंगे। पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ठीक छलांग है। नहीं मरवाऊंगा मैं, किसी से भी छलांग नहीं मरवाऊंगा, क्योंकि फिर हम दिक्कत हो जाएगी। अभी इस रिपोर्ट को हम ऑल्ट पी कर लेते हैं एक बार। ऑल्ट पी करने के बाद जरा मैं एंटर करता हूँ, तो ये रिपोर्ट आपको इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नीचे मिलेगा आपको, थोड़ा नीचे करोगे आप ऐसे, तो ये रिपोर्ट ध्यान रखना आपको पूरे के पूरे पेज में नहीं मिल पाएगी, ध्यान रखना इस चीज का। 3 पेज में रिपोर्ट निकलेगी, क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोचो, ये रिपोर्ट का लेंथ देखो पहले आप कितना बड़ा है, इतना बड़ा हमारा पेपर नहीं होता, हमारा पेपर A4 शीट का होता है। अब A4 शीट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मार्जिन लेके चलेगा। ठीक है जी, ये लेसन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि इस रिपोर्ट का करें क्या, ऐसे ही रखें क्या इसको? तो मैं बताता हूँ क्या करना है। आप एक काम करो, बहुत, ये जमाना बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल व्हाट्सएप का। अब आज मैं आपको बताऊंगा कैसे व्हाट्सएप में आप इस रिपोर्ट को सेंड कर सकते हो, ये भी सीख लेते हैं। अब ये भी दिमाग में आइडिया आया है कुछ बेहतरीन, तो सीखते हैं, चलो व्हाट्सएप पे कैसे इसको सेंड करते हैं। बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, पहले तो गूगल क्रोम में जाएंगे, व्हाट्सएप आपको खोलना है, करना है web.whatsapp.com एंटर करिए, QR कोड बना हुआ होगा, व्हाट्सएप आप खोल के रखोगे तो चल जाता है। बस मुझे अपने मोबाइल को एक्सेस करना है, व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। तो अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। मैंने व्हाट्सएप खोल दिया मोबाइल में, देखते हैं अब आया नहीं आया, पूरी तरीके से क्यूआर कोड मांग रहा है, ठीक है क्यूआर कोड दे देते हैं इसे।
व्हाट्सएप वेब पे आपको क्लिक कर देना है, जो मैंने आपको सिखा रखा है। तो मोबाइल पे व्हाट्सएप का जो क्यूआर कोड है मैंने इसमें डाल दिया है इसे। अभी इसको थोड़ा स्कैन करेगा, लिटिल बिट टाइम ले रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर जो मेरा ग्रुप है NIPS, देख जाओ, NIPS वाला जो ग्रुप है ये वाला, इसके अंदर मुझे वो रिपोर्ट डालनी है। तो रिपोर्ट डालने के लिए क्या करूंगा मैं यहाँ पर सिंपली टैली पे जाऊंगा और टैली की इस रिपोर्ट को मैं एक्सपोर्ट करूंगा। कैसे, देखो, स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, ऐसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके सर्च करो SNIP, लिख लेना से कॉपी में SNIP। इससे क्या आता है, स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल पे क्लिक कर दो। स्निपिंग टूल पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर स्निपिंग कौन सा टूल की, बटन? हाँ जी, स्निपिंग टूल पे कौन सा क्लिक। बटन बताया? स्टार्ट बटन कहाँ पर है सर ये? स्टार्ट बटन ये होता है ना विंडोज में, ये वाला। अच्छा अच्छा। अरे संदीप जी कैसी बात कर रहे हो आप। स्निपिंग टूल, ठीक है, SNIP लिखोगे, ये रहा स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल आने के बाद जब ये धुंधली हो जाएगी ना स्क्रीन, अभी रुको जरा, वेट करो थोड़ा सा, चल नहीं रहा। क्या करे, कंप्यूटर में चीज अपनी मर्जी से ही आती है। तो स्निपिंग टूल आया। अब देखो, अभी मैं काट नहीं सकता स्क्रीन को, स्निप नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज अभी स्निपिंग टूल का जो ये जो स्क्रीन है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं हुई। जब तक ये स्क्रीन थोड़ी सी धुंधली नहीं होती तब तक नहीं चलेगा ये। तो आपको यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है ऐसे, बस। न्यू पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अब आपको इस वाले कर्सर से यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर से पहले कर्सर को ले जाओ, फिर माउस का जो पहला बटन होता है लेफ्ट हैंड वाला, उसको दबा के रखो और ड्रैग कर दो ऐसे, तो स्क्रीन इतनी कट जाएगी, और छोड़ दो। ऐसे कट करने के बाद फिर आपको यहाँ से जो भी, अगर आपको पॉइंटर दिखाना है कि ये वाली पेमेंट पेंडिंग है, तो इसको ऐसे कर्सर रखो, ठीक है जी। फिर इस इमेज को हम सेव कर देते हैं। इमेज को सेव करने के लिए फाइल पे जाते हैं, फिर सेव एज, और पिक्चर्स के अंदर आप सेव कर सकते हो उसको नाम देकर अकाउंट्स रिसीवेबल्स, ठीक है, सेव। ये पिक्चर सेव हो गए, अकाउंट रिसीवेबल्स। अब जरा इसको व्हाट्सएप पे भेजते हैं। व्हाट्सएप पे भेजने के बाद, भेजने से पहले क्या करना है, आपको पहले व्हाट्सएप खोलना है ऐसे, जिस भी ग्रुप में भेजना है, ठीक है। अभी इस रिपोर्ट को भेजने के बाद, चलो मैं क्या करूंगा, पहले मैं स्टार्ट बटन पे जाता हूँ दोबारा। ये रहा माई कंप्यूटर का बटन। मैंने इस फोटो को पिक्चर्स पे सेव किया था, तो पिक्चर्स पे देखते हैं जरा, पिक्चर्स ये रहा। और कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये जी देखो, अकाउंट रिसीवेबल्स। अब इस अकाउंट रिसीवेबल्स को हम क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे ऐसे। ड्रैग करने के बाद गूगल क्रोम में जाएंगे ऐसे। गूगल क्रोम में जैसे ही हम जाएंगे तो ये व्हाट्सएप हमारा खुल गया। आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, और यहाँ पर आके अपनी फाइल को ड्रैग कर देना है, और फिर कैप्शन लिख देना है, टेक लुक। टेक अ लुक हमने क्यों लिखा? क्योंकि जब रिपोर्ट खुल जाएगी सामने, तो ये एक शॉर्ट वे है बताने का कि हम उसको क्या दिखाना चाहते हैं। 1,30,000 रुपए की पेमेंट, तो ऐसे करते हैं रिपोर्ट सेंड। हमने क्लिक किया तो ये रिपोर्ट ऐसे दिखेगी, और आप भी ग्रुप में इसको देख सकते हैं। 1,30,000 रुपए की पेमेंट। समझ में आ गया सबको कैसे हम रिपोर्ट्स पब्लिश करेंगे? ऐसे आप भी करने की कोशिश करना मेरे को, लेसन नंबर 3 की। अब बात आती है लेसन नंबर 3 से पहले एक और चीज की, जो मुझे आज करवानी है और जिसका समय अभी है करवाने का। वो है एक छोटा सा टेस्ट। बस मैं 5 मिनट और लूंगा आगे क्लास, टाइम वैसे भी अब बच चुके हैं। तो अब हम एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे, जो अभी इस वक्त काफी ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपका भी ध्यान नहीं होगा। तो पहले मैं उस टेस्ट को खुद करूंगा। एक ऑडिटिंग का टेस्ट है वो। उसमें क्या होगा, एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट की जो किताब मिलेगी आपको, बैलेंस शीट के हाथ मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या क्या इसमें और वो मैं करेक्ट करके दिखाऊंगा। फिर आपको करेक्ट करने के लिए होमवर्क में भी दूंगा। अगर आप उससे कर ले तो आपको कोई बैलेंस शीट में दूंगा। जरा
जीमेल डिलीट करना पड़ेगा बहुत। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ है। ये रहा जी, टैली बैलेंस शीट टेस्ट। अब 34 स्टूडेंट्स ने कंप्लीट करा है इस काम को। आप मेरे 35th 36 एंड 37 होने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले लिखा क्या है, ध्यान से पढ़ना पहले मेरे साथ। लिखा क्या है इसमें, टैली बैलेंस शीट टेस्ट। ओके, टैली बैलेंस शीट टेस्ट इंटरेस्टिंग है इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको बैकअप डाउनलोड करना है, फिर कंपनी को रिस्टोर करके करेक्ट करना है, और फिर करेक्ट करके दोबारा बैकअप लेना है उस कंपनी का जो आपने करेक्ट करी है। करेक्टेड बैकअप लेने के बाद उसे भेजना है। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी। गलतियां करोगे फिर भी कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना। तो टैली बैलेंस शीट के इस टेस्ट में पहला क्या क्या बोला मैंने, डाउनलोड द बैकअप। बैकअप कहीं जी, जरा नीचे जाओगे, ये रहा जी बैकअप। इस बैकअप को डाउनलोड करना है। आज तक आपने जितने बैकअप देखे होंगे उसमें कभी भी ब्रैकेट में ये 2 नहीं लिखा होगा, पर ये जानबूझ के डाला गया इस टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करना है, बैकअप को डाउनलोड करने के बाद रिस्टोर करो कंपनी। चलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप जैसे बता रहे हैं। पहले मैंने बैकअप को डाउनलोड किया ऐसे। जैसे बैकअप को हम डाउनलोड करेंगे तो अच्छी आदत क्या होती है कि जैसे ही बैकअप डाउनलोड हुआ उस बैकअप पे डबल क्लिक नहीं करते, उसके एरो पे क्लिक करते हैं और वहां पर ऑप्शन आता है शो इन फोल्डर, फिर उस पर क्लिक करते हैं। सारे स्टेप्स मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको भेजे भी थे लास्ट क्लास में, आपने देखे होंगे। तो मैंने 10 स्टेप्स भेजे थे कैसे बैकअप को डाउनलोड करके रिस्टोर करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, कंट्रोल+X, कंट्रोल के साथ एक्स दबाना है। कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे तो थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा ये। उसके बाद फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। कंट्रोल शिफ्ट एन करके आप अपना नाम लिखिए, जैसे मैंने लिखा भी आकाश बैलेंस शीट टेस्ट, इस तरीके से 2 बार एंटर दबाइए, एक बार फोल्डर बनाने के लिए, एक बार फोल्डर को खोलने के लिए। इस तरीके से फोल्डर हमारा खुल भी गया। अब यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर दो तो बैकअप हमारा यहाँ आ जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है, चलो उसे करते हैं। टैली पे गया मैं, इस कंपनी को मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने की शॉर्टकट की मैंने बताई थी, Alt F1। कंपनी बंद हो चुकी है और यहाँ पर हम रीस्टोर में तैयारी करते हैं बैकअप के स्वागत के लिए। रीस्टोर पे हम गए तो रीस्टोर में हमेशा हमें सोर्स में डालनी होती है लोकेशन। जब भी हमें किसी भी फाइल के बैकअप को रीस्टोर करना होता है कंपनी में, तो हमेशा वो लोकेशन को हम सोर्स में डालते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है। नमन, तुम्हें आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। दीपेश तुम्हें? दीपेश, दीपेश का माइक का इश्यू रहता है कुछ। ठीक है, अब देखिए क्या करना है यहाँ पे। यहाँ पर हम एड्रेस बार पे ऐसे क्लिक करते हैं। एड्रेस बार पे क्लिक करके आपको इस एड्रेस को कंट्रोल C से कॉपी कर लेना है। कॉपी तो मैं, ये तो पता ही है हमें। सर ये क्या बता रहे हो आप? ये तो आता है। यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल+V। ये भी आता है जी। क्या बता रहे हो आप हमें? एंटर करो। अब पता चला कुछ क्या बता रहा हूँ मैं? जब आप यहाँ पर इसको लोकेशन को पेस्ट करके एंटर करेंगे तो टैली बोलेगा स्पेलिंग एरर। टैली कह रहा है जी मैं इस फाइल को समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ये फाइल तो मेरी लाइफ टाइम में, मतलब मेरे एक्सपीरियंस में पहली बार आई है फाइल। कहने का मतलब क्या है, इस फाइल के अंदर क्या अलग दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट के अंदर 2। तो आपको इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके रीनेम करना है, इसे रीनेम, और रीनेम करके 2 को मिटाना है। आप ये भी कर सकते हो, आप इसको सेलेक्ट करके F2 कर दो। F2 से भी रीनेम ही होता है। लिख लेना इन सब बातों को जो मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को लिख लेना। F2, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो पूरा वीडियो देख लेना और फिर लिख लेना। अब यहाँ पर आपको कर्सर रखना है इधर, ठीक पॉइंट के इधर। इधर पॉइंट के आगे मत रखना ऐसे, नहीं तो पॉइंट भी डिलीट हो जाएगा। ऐसे मत रखना, ऐसे रखना। आप एरो की का भी यूज कर सकते हो ऐसे। आ रहा है सबको समझ में? टफ तो नहीं हो रहा? नहीं सर। संदीप जी, दीपेश, अरे जवाब दे वो यार। संदीप जी तो लॉग आउट हो गए शायद। नो सर। बता क्यों नहीं रहे आप?
तो मैंने बोला तो आवाज नहीं आ रही यार। अब यहाँ पर हम F2 करेंगे। F2 करने हेलो हेलो। तो क्या हो गया? सर नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही थी। अब आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक यस सर। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था इस बैकअप के बारे में। सर एक बार टैली दोबारा बताओगे सर आपकी? बताता हूँ। मैं बता ये रहा था कि टैली का ये जो बैकअप है ना, जब आप इसको यहाँ पर एड्रेस बार पे क्लिक करोगे, कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, फिर टैली पे जाकर इस लोकेशन को पेस्ट करोगे यहाँ पे, तो एंटर करने के बाद वो बोल रहा है नो बैकअप एग्जिस्ट इन दिस पाथ। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है? नो बैकअप यस एग्जिस्ट इन सर। दिस पाथ। इसका मतलब क्या है कि उस लोकेशन अंदर कोई बैकअप नहीं है। जब मैं एंटर करूंगा यहाँ पर तो मना कर रहा है, कह रहा है कोई इसमें बैकअप नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है आपको? इसका मतलब ये समझना है कि टैली इस बैकअप फाइल को पढ़ नहीं पा रहा है। तो आपको इसके अंदर आके F2 करना है। F2 करके इस 2 और इस ब्रैकेट को मिटाना है। ध्यान रखना, इस 2 और ब्रैकेट को मिटाने के लिए कर्सर यहीं पे रखना है जहां पे अभी मेरा कर्सर है। ध्यान से देख लो एक एक चीज को और स्क्रीनशॉट भी ले लो। बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस। इसको ऐसे मिटाया, एंटर किया। एंटर करने के बाद इस लोकेशन को दोबारा सेलेक्ट करके कॉपी करने की जरूरत नहीं है। टैली पे जाओ, यहाँ पे कर्सर रखो ऐसे, एंटर करो एक बार। अब एंटर करके वो एक्सेप्ट बोल रहा है क्योंकि उसने एक्चुअली में बैकअप पढ़ लिया है, कंपनी भी पढ़ ली है उसने। पर आप रिस्क नहीं लेना। आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से? आपको यहाँ पर इसको मिटाना चाहिए, फिर दोबारा से कंट्रोल ऑल्ट वी करना चाहिए। अब एंटर करेंगे तो देखो उसने लोकेशन में कंपनी पढ़ ली। आया समझ में? इस यही कारण होता है जिस वजह से टैली में लोग बैकअप को रिस्टोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो ब्रैकेट का खेल नहीं समझ पाते हैं। टैली का बैकअप हमेशा ऐसे ही डिस्प्ले होना चाहिए। और बैकअप रिस्टोर ही सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है टैली में, क्योंकि आप कंपनी कर लो, कोई भी एंट्रीज पास कर लो, कुछ भी कर लो, अगर रिस्टोर नहीं कर पा रहे तो वो नॉलेज नेक्स्ट टू निल है। तो ये ध्यान रखना, आपको ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। कैसे फाइल को रीनेम करना है, और ये बहुत ही सेंसिटिव वर्क है, इसलिए इसमें एक एक पॉइंट को ध्यान से वीडियो बनाकर देख लेना और स्टेप बाय स्टेप नोट भी कर लेना। अब करना क्या है यहाँ पर हमें? जैसे कंपनी है प्रियंका रावत प्राइवेट लिमिटेड, जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रही है, तो देखो साफ पता चल रहा है यही वो कंपनी है। इसकी बैलेंस शीट को हमें करेक्ट करना है। तो आप इसमें एंटर करेंगे, फिर आपको एंड ऑफ लिस्ट करना है और एंटर करना है। करते करते ध्यान रखना कि इसका जो कोड है वो 10,002 है। ठीक है, 10,002 आपको दिमाग में नोट करना है। कंपनी का नाम आप भले ही भूल जाओ, दैट डजेंट मैटर। अब आप एंटर करोगे, सेलेक्ट कंपनी में जाओ। सेलेक्ट कंपनी में जाने के बाद आपको प्रियंका रावत नहीं लिखना, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको 10,002 ही लिखना है, 10002। देखो कंपनी तुरंत आ जाएगी। प्रियंका रावत लिख सकते थे, बट हो सकता था उस नाम की और डुप्लीकेट कंपनी होती है। आप किसी और कंपनी में अपना टाइम वेस्ट करते से बढ़िया क्या कोड लिखो फटाफट से। कोड लिखने के बाद एंटर करेंगे। अब वो नेम ऑफ यूजर और पासवर्ड पूछ रहा है, तो उसका यूजर और आईडी पासवर्ड वही है जो हमारी कंपनी का NIGT 1। NIGT 1 यूजर आईडी पासवर्ड है। अब हमें डायरेक्ट जाना बैलेंस शीट के अंदर, एंटर। फिर इसे करना Alt F1। अब ध्यान से आपको बैलेंस शीट की एक एक सिचुएशन को देखना है कि बैलेंस शीट में क्या गड़बड़ है, और उसको सही करना है खुद से। कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। Alt F1 करके जब ग्रुप दिख गए, ग्रुप के अंदर उसके बैलेंसेस भी दिख रहे हैं अलग अलग हेड्स के अंदर, तो आपको सिंपली क्या करना है? इसको बंद करो ना दरवाजे को।
तो ये जो बैलेंस शीट आपको दिख रही है यहाँ पर, इसमें जो ग्रुप्स के बैलेंस दिख रहे हैं, ग्रुप्स, और इसके अंदर के जो अमाउंट्स वगैरह हैं, पार्ट्स वगैरह, ध्यान से देखना। अब करना क्या है, इसके अंदर जाना है आपको डाउन एरो करके। आप इस पे एंटर नहीं करोगे क्योंकि इसके अंदर की जो डिटेल है वो यहाँ पर में डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो आपको इस पे एंटर नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर की डिटेल तो ये है। उसी तरीके से इस पे एंटर नहीं करना क्योंकि इसके अंदर की डिटेल तो ये है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बस ये देखना है कि बैलेंस शीट में दिक्कत कहाँ है। आप देखोगे, आप बोलोगे दिक्कत तो कुछ है नहीं, सब कुछ ठीक है, पर आप ये तब तक नहीं फैसला कर सकते जब तक आप एक एक ग्रुप को टेस्ट नहीं कर लेते। देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आता है, ये तो बात ठीक है, पर अगर आप इसमें एंटर करोगे तो आपको पता चलेगा। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ क्या कर रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस ग्रुप के अंदर नहीं आता, उसका खुद का एक ग्रुप होता है कैपिटल अकाउंट। याद है सबको? हाँ जी। याद है यस सर। कि इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल यस अकाउंट सर। के अंदर ही आता था, अभी बनाया था ना हमने। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर दबाना है तुरंत। कंट्रोल एंटर से जो मैंने सिखाया था ऑनलाइन लेजर मॉडिफाई होता है, आप कंट्रोल एंटर करिए। इक्विटी शेयर कैपिटल का देखो ग्रुप गलत डाल रखा किसी ने, तो आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस को CAP करना है, कैपिटल अकाउंट, और इसको सेव कर दीजिए। अब एस्केप करोगे तो ये वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखो, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं, अनसिक्योर्ड लोन पे जाएंगे। लोन्स लायबिलिटी में एंटर नहीं करोगे क्योंकि उसकी डिटेल तो ये है। अनसिक्योर्ड लोन में जाओ, एंटर करो, तो यहाँ पे लिखा रहा है लोन फ्रॉम मैसर्स श्रीराम। अगर आप मैसर्स श्रीराम से लोन ले रहे हो, और अनसिक्योर्ड लोन है, तो ये कुछ भी गलत नहीं है, इसमें ये बिल्कुल ठीक डला हुआ है। तो जबरदस्ती इसको भी मत कर देना ऑल्टर, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी से लोन लेते हो तो वो अनसिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड लोन केवल वो होगा जो आप किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगे। नेक्स्ट आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस पे आप एंटर करो। सन्ड्री क्रेडिटर्स के जितने भी क्रेडिटर हैं, AR इन्फोटेक, कुंदन एंड कंपनी, रमन एंड कंपनी, SRM इन्फोकॉप, क्रॉप, सारे के सारे बैलेंसेस क्रेडिट हैं। अगर ये सारे बैलेंसेस क्रेडिट है तो बिल्कुल करेक्ट है, इस पे कोई गलती नहीं है, बिकॉज क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, वो हमारी लायबिलिटी होती है। जहां कुछ पूछना हो पूछ लेना। बढ़ते हैं आगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के ग्रुप के अंदर अगर आप एंटर करोगे तो आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी मिलेगा 48,000 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। बट इसके जस्ट नीचे जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो किसी ने बाहर कर रखा है। आउटस्टैंडिंग रेंट की जगह भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के अंदर होती है। दैट मीन्स ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये लेजर है। पता कैसे करते हैं लेजर क्या होता है? देखो, लेजर आपको हमेशा टेढ़ा दिखेगा, ये प्रूफ है इसका। मैंने आपको सिखाया था कि जो लेजर दिखता है ना बैलेंस शीट में, वो टेढ़ा होता है। देखो, ये टेढ़ा है। जो बोल्ड होता है वो प्राइमरी ग्रुप होता है, और जो सीधा खड़ा होता है वो सेकेंडरी ग्रुप होता है। प्राइमरी ग्रुप जो अपने आप में ग्रुप होते हैं, किसी के अंडर नहीं आते, किसी के सामने नहीं झुकते। सन्ड्री क्रेडिटर्स वह ग्रुप होते हैं जो प्राइमरी के आगे झुकते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी सेकेंडरी ग्रुप है। आउटस्टैंडिंग रेंट एक लेजर है। इसी प्रकार से देखो, फर्नीचर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर लेजर है, गुडविल भी लेजर है, क्योंकि ये टेढ़े हो रखे हैं। टेढ़े मतलब इटैलिक है थोड़े से। बिल्डिंग में देखो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, तो ये पहचान होती है पता करने की। आउटस्टैंडिंग रेंट पे आप जाओ, कंट्रोल के साथ दबाओ एंटर। जैसे आप दबाओगे आपको पता चलेगा कि अंडर इसका करंट लायबिलिटीज गलत डाला है किसी ने, ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर आता है। O/S लिखो, ये रहा जी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कर दो एंटर और कर दो सेव। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही होगी इस काम को करने में तो वीडियो देख देख के कर लेना अपने कंप्यूटर में, फिर मेरे से पूछना कुछ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिल्कुल ठीक आ गया, बैलेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है 64,500, कोई दिक्कत नहीं है। लायबिलिटी साइड की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब चलते हैं एसेट में। फिक्स्ड एसेट के अंदर फर्नीचर आता है, बिल्कुल आता है। गुडविल भी फिक्स्ड एसेट का पार्ट है, बिल्कुल है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जो 1 साल से ज्यादा चलती है। ठीक है जी। अब चलते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अगर आप एंटर करोगे तो उसके अंदर केवल एक ही खाता है, वो क्लोजिंग स्टॉक, इसमें आप मत छेड़ना, है बिल्कुल ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस में अगर आप जाओगे एंटर करके तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक खाता है इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस और एक है लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक। इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस, ये खाता इन्वेस्टमेंट ग्रुप में आता है। ये किसी ने गलती से लोन्स एंड एडवांसेस में डाल दिया, तो आपको इसे कंट्रोल एंटर करके इसको सही करना है और इसको इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में डाल देना है। ये होता है बैलेंस शीट को ऑडिट करना। अब आप एस्केप करोगे तो आप देखोगे कि जो लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर की चीज थी वो इन्वेस्टमेंट में चली गई। बैलेंस शीट बनाने से कुछ नहीं होता, बल्कि गलत काम को सही करने से लर्निंग का पता चलता है। काम करके नहीं पता चलेगा आपको क्या आता है, काम जो गलत है उसको सही करने से पता चलेगा आपको क्या आता है। अब बात करते हैं लोन्स एंड एडवांसेस की। इस पे आप जाओ एसेट में, देखो इसमें माइनस दिख रहा है, इसका मतलब पक्का इसमें कुछ ना कुछ गलती कर रखी है। एंटर करो, यहाँ पे लिखा हुआ है लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक,
बताओ क्या गलती है इसमें, अब आप बताओ, मैंने बहुत बता दिया। सर लोन सर फ्रॉम ये इलाहाबाद बैंक एक लायबिलिटी होगी और लोन्स एंड एडवांसेस एसेट है, तो मतलब हमने किसी को लोन दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस आएगा इसका और इसमें क्रेडिट बैलेंस है। नहीं, ये नहीं है बेटा पॉइंट, कोशिश करो कोई और। सर ये लाइबिलिटीज में जाएगा। हाँ, ये लाइबिलिटीज में जाएगा। और कौन सी लाइबिलिटी? अब ग्रुप का नाम भी पता होना चाहिए। रिकॉर्ड लोन में। हाँ, सिक्योर लोन, सिक्योर्ड लोन सिक्योर में, लोन में। बिल्कुल सही। सिक्योर्ड लोन में नमन को ये लगा कि ये जो एंट्री है इसमें हम लोन दे रहे हैं, तो नमन ने एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू समझा। तो मैं एक तो जानकारी के लिए बता दूं, मेरी गलती, मैंने शायद पूरा ये चैप्टर पढ़वाया नहीं आपको। मैंने देखो इसमें बता भी रखा है कि डाउनलोड द बैकअप, कंपनी, करेक्ट द लेजर्स ग्रुप्स, इतना ही करना है। लेजर के ग्रुप्स को करेक्ट करना है, फिर करेक्ट करना है बैलेंस शीट को बाय सीइंग द फॉलोइंग इमेज। इस इमेज को देखो, जब तक आपकी बैलेंस शीट की शक्ल ऐसे नहीं हो जाती तब तक उसको ऑडिट करते रहो। बट ये गलत होगा करना, क्योंकि आपको अगर ट्रेंड प्रोफेशनल बनना है तो आपके लिए कभी भी कोई बैसाखी नहीं होनी चाहिए जब भी टेस्ट हो। अगर आप देख देख के करोगे तो हो जाएगा तुरंत, उसमें लर्निंग कुछ नहीं है। पर अगर इसको बिना देखे करोगे तब आएगा मजा करने में। वैसे मैंने आपके लिए दे रखा है ये इमेज, आप जैसा चाहे यूज कर सकते हो इसे, ठीक है, डोंट वरी। चलते हैं टैली में, लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक को कंट्रोल एंटर करो। इसका जो ग्रुप आएगा वो आएगा SEC सिक्योर्ड लोन, एंटर करके इसको सेव कर दो। एस्केप करेंगे तो वो जो लोन है अब वो यहाँ पहुंच गया आपका सिक्योर्ड लोन में 4,55,000 रुपए। एंटर करोगे और देखोगे यहाँ पे लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक आ रहा है। तो लेजर के ग्रुप को हमें सही करना है। सन्नी डेटर्स पे चलते हैं एंटर करके। तो यहाँ देखो अभिराज, अनिल कपूर कह रहा हूँ, अनिल कुमार, नरेंद्र, विवेक सिंह, सब सही है, वो सब डेबिट है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें नहीं छेड़ना मुझे। कैश इन हैंड में चल के एंटर करता हूँ, तो कैश और पैटी कैश बिल्कुल सही है, पैटी कैश भी कैश इन हैंड ग्रुप में जाता है और कैश तो कैश इन हैंड ग्रुप में जाता ही जाता है। बैंक अकाउंट्स में एंटर करते हैं तो बैंक अकाउंट्स के अंदर एक्सिस बैंक है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। बट बिल्डिंग क्या कर रहा है बाहर? बिल्डिंग करंट एसेट का पार्ट होता है। आंसर आ जाना नहीं चाहिए सर, था। वो फिक्स फिक्स एसेट एसेट। है। फिक्स्ड फिक्स एसेट। एसेट। तो कंट्रोल एंटर करेंगे और यहाँ पर FI कर देना है और फिक्स्ड एसेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड में देखो ग्रुप आ गया, और एंटर कर दो और सेव कर दो इसे। तो इन टेस्ट को मैं आपको दूंगा, ऐसे नहीं, ऐसे और भी टेस्ट हैं। कुछ टेस्ट तो भी मैं क्रिएट करने की सोच रहा हूँ, और भी मैं क्रिएट करूंगा। अभी तो ये बेसिक वाला पकड़ो। अब आपको लग रहा होगा आपका काम खत्म, आपको कुछ नहीं करना, बट अब इमेज को देखने का आ चुका है। जब आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर दे दिया तब आपको इमेज को देखना। या आप मेरे से प्रॉमिस कर लो पहले तो, ठीक है ना? प्रॉमिस कर लेना कि आपको इस पहले अपना बेस्ट देना है। ये नहीं कि पहले फोटो देख ली तो आप हार गए। ध्यान रखना इसमें आपकी हार है, मेरी हार नहीं है। तो अब आपको क्या दिखेगा यहाँ पर कि बैलेंस जो इमेज में दे रखा 33,86,650 है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 30,36,650। यहाँ तो 33 लाख आ रहा है, यहाँ 30 आ रहा है। चलो पता करते हैं। पता करते हुए हमने देखा कि 21,36,000 रुपए कैपिटल अकाउंट है, वो भी हमारा इतना ही आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5,33,000 सारी चीजें जब देखी तब पता चला कि एंड में यहाँ पर गड़बड़ है, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ गड़बड़ है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंटर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,48,150 आ रहा है और यहाँ आ रहा है 98,150। कुछ तो गड़बड़ है बॉस। इस पे आप एंटर करो। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट में जाओगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी रिपोर्ट के अंदर तहकीकात करनी हो तो पहले ऑल्ट F1 करते हैं, एंटर नहीं करते, पहले ऑल्ट F1 करेंगे, क्योंकि डिटेल व्यू में खोलना है। यहाँ क्या गड़बड़ दिख रही है आपको? अरे क्या हो गया? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ मशीनरी की गड़बड़ है। इनडायरेक्ट से गलत है सर। क्या गड़बड़ है बताओ, क्लियर करो। मशीन जी एसेट में जाएगा, किस एसेट एसेट में? में आएगा सर। फिक्स्ड एसेट में जाएगा, बिल्कुल सही। कंट्रोल एंटर करेंगे, किसी गधे ने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल रखा है। आप FI करेंगे एंटर, उसको सेव कर देंगे। एस्केप करेंगे और अब देखते हैं 33,86,650, 33,86,650 बिल्कुल सही आ रहा है अभी। अब ये सही आने के बाद खुश नहीं होना है, क्योंकि अब असली काम है। अब आपको उस टैली के बैकअप को, क्योंकि अब आपके पास जो पहले बैकअप था ना, ध्यान रखना इस बात का, मेरी बात को ध्यान सुनना, अब असली टेस्ट है। ये जो बैकअप है, ये बैकअप, इस बैकअप में गलतियां हैं जो भी हमने सही करी है इस कंपनी में। तो अब आपको दोबारा बैकअप लेना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो बैकअप लोगे ये करेक्टेड बैलेंस शीट का बैकअप होगा। क्या समझे? जो पुराना बैकअप था वो रॉन्ग बैलेंस शीट का बैकअप होगा। अब मुझे
राइट बैलेंस शीट का बैकअप लेना है, क्योंकि वही तो मुझे सेंड करना है। किसी ने मुझे ये सेंड किया, अब मैं इसको करेक्ट करके उसे यही तो सेंड करूंगा। बट शर्त ये है कि कहीं मैं यही ना भेज दूं, मुझे ये नहीं भेजना उसे, बल्कि मुझे इसी लोकेशन पे कॉपी करना है एड्रेस, और यहां पर मैं देने के लिए ऑल्ट F3 कंपनी इंफॉर्मेशन में जाऊंगा और ये बैकअप के बटन पे जाऊंगा और डेस्टिनेशन में कंट्रोल ऑल्ट V कर दूंगा, एंटर करूंगा और अपनी उस कंपनी को सेलेक्ट करूंगा जिसका नाम था प्रियंका रावत प्राइवेट लिमिटेड। बट मेरा सुझाव ये है कि आप ऐसे मत करो, ये गलत तरीका है करने का। आपको क्या करना चाहिए, ऑल्ट F3 करके कंपनी इंफॉर्मेशन में जाना चाहिए। पहले कंपनी इंफॉर्मेशन पे जाने के बाद यहाँ पर ऑल्टर की विंडो आती है, ऑल्टर पे क्लिक करो, एंटर, और यहाँ पर कंपनी का नाम चेंज करो। कंपनी के नाम के लिए आपको एंड का बटन दबाकर लिखना है ऑडिटेड बाय अपना नाम, अपना नाम लिख देना ऑडिटेड बाय के आगे, ठीक है, ऑडिटेड बाय आकाश जैसे मैंने लिख दिया, और इसको पूरा एंटर करके पूरी स्क्रीन को सेव कर दो। इससे क्या होगा, एक प्रूफ मिल गया कि हमने कंपनी का नाम तक भी चेंज कर दिया और इसमें ऑडिटेड लिख दिया, तो इस पर एक ठप्पा लग गया एक तरीके से। अब ये कंपनी ऑडिटेड है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। तो आपको पहले नाम भी चेंज करना है, ये ध्यान रखना। नाम चेंज करने के बाद फिर ऑल्ट F3 करना है, फिर बैकअप पे जाना है, और उसी लोकेशन पे जो आपने पहले कंट्रोल ऑल्ट V करी थी, इसी लोकेशन पे आपको पेस्ट करना है अपना ऑडिटेड वाला वर्क। अब ऑडिटेड लिखने में कितना समय लगेगा, AUD लिख दो, यही वो कंपनी ऑडिटेड वाली, जरा देखता हूं मैं, बहुत ही पतला इसमें लेटर्स आ रहे हैं क्योंकि ज्यादा लिख दिया ना, तो कोई नहीं, आप पहचान लोगे। ये ऑडिटेड बाय आकाश, और इस पर आप एंटर करो, फिर एंड ऑफ लिस्ट करो। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ध्यान समझना, टैली इसी लोकेशन पे बैकअप लेने के लिए पहले आपसे पूछेगा इस वाले बैकअप को उड़ा दूं या ना उड़ाऊं, जो 2:01 में आया है, देखना यही पूछेगा वो। पूछा ना उसने, जो संदीप जी आपने मेरे को विंडोज भेजी थी, वही है ओवरराइट बैकअप फाइल। यानी कि क्या आप पहले वाली बैकअप फाइल को ओवरराइट करना चाहते हो, ओवरराइट मतलब उसको डिलीट करना चाहते हो और इसकी जगह से लाना चाहते हो। हमने बोला बिल्कुल करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो नो करो, करना चाहते तो यस करो। अब आप देखोगे उस लोकेशन के अंदर जो टाइम हो रहा होगा 2:22 हो रहा होगा। ये देखो, ये 2:22 है ना, ये प्रूफ है कि ये वही फाइल है जो करेक्टेड बैलेंस शीट का बैकअप है, और ये आपको सेंड करना है बाय मेल। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। इस मेल का आप ऐसे रिप्लाई करोगे, ये रहा रिप्लाई का बटन। रिप्लाई के बटन पे जाकर आपको आईडी डालनी है मेरी, ऐसे, और यहाँ पर लिखना है डियर सर PFA, बस, और कुछ नहीं लिखना, PFA लिख देना है। और यहाँ पर जो आपकी बैकअप फाइल है ये वाली, इस बैकअप फाइल को ऐसे पकड़ो, उठाओ 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 उठाओ, छोड़ना मत छोड़ना मत छोड़ना मत, गूगल क्रोम में जाओ और इसके अंदर यहीं पे छोड़ना, ऊपर मत छोड़ देना, यहीं छोड़ना डायरेक्ट, तो आपकी बैकअप फाइल यहाँ पर आ गई। 151 KB अभी अपलोड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखो हो जाएगा अपलोड। तो आपने करेक्टेड बैलेंस शीट बैकअप भेज दी। ध्यान रखना है एक एक पॉइंट का, डेट तक का ध्यान रखना, टाइम तक का ध्यान रखना, 2:22 ही होनी चाहिए। अगर नहीं हो रहे, कुछ गड़बड़ है उसका मतलब। एक एक डिटेल मैंने आपको बता दी, अगर एक एक डिटेल को आप लोगे, गलती होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि गलती होने से भी पहले हमने गलती से उभरने के भी स्टेप सीख लिए हैं। एक काम और करो, टैली पे जाओ, उस बैलेंस शीट की फोटो खींच लो। कैसे खींचोगे आप फोटो, फोटो खींचने के लिए आपको यहाँ पर स्नैपिंग टूल यूज करना है, जो मैंने अभी बताया था। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके SNIP लिखोगे सर्च में, SNIP। पूरा वीडियो देख लेना अगर दिक्कत हो, इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा 2:30 बजे तक क्लास रख दी। स्नाइपिंग टूल को करने के बाद आपको ऐसे टीयर कर देना है, ऐसे ऐसे काटना है, और इसको काटने के बाद आपको इस बार इसको फाइल पे जाकर सेव नहीं करना, आप इस पूरी बैलेंस शीट को कंट्रोल के साथ C दबा के कॉपी कर लो, कंट्रोल C, और गूगल क्रोम में जो आपका मेल है ना PFA के जस्ट नीचे यहाँ पे कर्सर रखकर कंट्रोल V से पेस्ट कर दो, तो पूरी की पूरी फोटो भी आ जाएगी आपके पास। चलिए मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ ये, आप लोगों की आईडी तो मुझे पता ही है, संदीप जी की संदीप गोयल, दीपेश की दीपेश गोयल 14, और नमन की है नाना अग्रवाल 67। दैट्स इट, और ये मैंने कर दिया सेंड। तो आप लोगों के पास ये मेल आ जाएगा। इस मेल के आने का प्रूफ ये है कि मैंने टेस्ट आपका कर दिया जो आपने मुझे दिया था। तो आप लोगों को भी मैं टेस्ट दे दूंगा। सबको समझ में आ गया? आज क्लास थोड़ी एक्सटेंडेड हो गई क्योंकि लेट स्टार्ट हुई थी, और टाइम से आया करो प्लीज। थोड़ा सा आज मेरा भी इशू था, इस वजह से मैं भी लेट हो गया। प्लीज टाइम से स्टार्ट करेंगे, टाइम से खत्म करेंगे।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास होगी अब सैटरडे को हम लेसन नंबर 4 से चलेंगे। और ये बैलेंस शीट का टेस्ट मेरे को सब भेज देना। कोई भी दिक्कत होती है तो वीडियो को देखना, वीडियो में एक एक स्टेप गिवन है। और क्विक सॉल्यूशन के लिए मैसेज मत करना, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। आपको वीडियो में एक एक चीज को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ देना जो भी पूछना हेलो। है। हाँ जी। हेलो सर जी, जैसे लेसन नंबर 2 में आपने क्लोजिंग स्टॉक नहीं डलवाया था हम्म और वो बैलेंस शीट में इतने ही अमाउंट का डिफरेंस आ रहा था मेरा, हम्म। तो क्या वो सही है हाँ वो सही है फिर। या गलत है? सही है, सही है फिर। आपने मेरी बैलेंस शीट, मतलब जितना क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस हो उतना आ रहा है, तो बैलेंस शीट सही है हमारी? बैलेंस शीट सही है, हाँ, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अभी अपने डालने के लिए उसने बोला नहीं है ना, जब तक हम इन्वेंट्री में डील नहीं करेंगे। जब हम इन्वेंट्री में डील करेंगे तो इन्वेंट्री के थ्रू ऑटोमेटिकली क्लोजिंग स्टॉक डिस्प्ले होगा। तो आज की ठीक। क्लास में हमने अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल्स पढ़ा, उसकी रिपोर्ट्स पढ़ी, मैंने बताया डेट कैसे डालनी है, डेट डालना सीखा। हमने ये भी सीखा कि कैसे अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल्स की रिपोर्ट को हम कैसे वो कर सकते हैं, एजिंग एनालिसिस के थ्रू ला सकते हैं, एज वाइज रिपोर्ट ला सकते हैं। और उसको कैसे आपको स्नाइपिंग टूल से व्हाट्सएप पे कैसे भेजना है वो भी मैंने सिखाया। प्लस टैली का एक बैलेंस शीट का टेस्ट, जिसमें मैंने सिखाया कि कैसे बैकअप को डाउनलोड करके उसे रिस्टोर करना है, अगर उसके कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रीनेम करना है, ब्रैकेट को डिलीट करना है, और उसके लेजर्स को कैसे हम करेक्ट करके करेंगे कंट्रोल एंटर से। और फिर बैकअप को कैसे चेक करेंगे कि बैकअप हमने प्रॉपर लिया या नहीं लिया, और कैसे मेल को बिल्कुल सही तरीके से सेंड करेंगे। एक एक इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें, ऐसी एक भी चीज नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो। नेक्स्ट क्लास में मैं लेसन नंबर 4 करवाऊंगा, और फिर मिलते हैं परसों। ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।